स्वागत है आप सभी का। मैं दुर्गेन्द्र चौहान हूँ। राजनीति में रथी सारथी हमेशा से अहम मुकाम रखते रहे हैं। राजनीति के इतिहास में जब जब नेता रथ लेकर निकले, उनके दलों की दशा दिशा और राजनीति की धारा तक बदल गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर रथ पर सवार होकर 12 अक्टूबर को प्रदेश में निकल रहे हैं। उनकी राह कितनी आसान होगी या कांटों भरी होगी, मंथन इसी पर। रथ की राह में कांटे। रथ सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी लेकर चले और उस रथ ने ऐसी क्रांति मचाई कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सत्ता में एक वक्त अगर बात करें 2018 का अगर मैप देखें तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी छा गई थी। लेकिन आडवाणी के बाद समय समय पर तमाम नेता रथ लेकर निकलते रहे। उनसे पहले भी तमाम नेता रथ पर सवार होकर राजनीति करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो रथ की राजनीति है उसकी बात करते हैं। 31 जुलाई 2001 को नेताजी मुलायम सिंह यादव पहली बार रथ पर सवार होकर प्रदेश में निकले। इसे प्रथम क्रांति रथ यात्रा कहा। और 19 अगस्त 2003 को मुलायम इसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुलायम सिंह सत्ता से बाहर थे और एक ये दौर लग रहा था कि मुलायम सिंह क्या सत्ता में मुलायम सिंह की वापसी होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। मुलायम सिंह ने रथ यात्रा निकाली 2001 में और उसके बाद वो 2003 में सत्ता में आए। फिर लगभग 4 वर्ष तक वो सत्ता में रहे और उसके बाद बहन कुमारी मायावती सत्ता में आ गई। 5 साल तक मायावती ने राज किया। मायावती रथ और सारथी की राजनीति करती नहीं। उनका उस समय प्रचंड दौर था, एक जाति कॉम्बिनेशन था, जबरदस्त तरीके से वो राजनीति करती थी। और ब्राह्मण और दलितों का जो कॉम्बिनेशन 2007 में बना, वो मायावती की 2012 तक निष्कंटक सत्ता चलती रही। निष्कंटक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब एक दौर ऐसा लगने लगा कि समाजवादी पार्टी अगर इस बार सत्ता में नहीं आई तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। उसके नेता छटकने लगे। तभी अखिलेश यादव तब के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, युवा राजनीति से वो पार्टी में आए और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव बने। 12 सितंबर 2011 को लखनऊ में दूसरी बार वो क्रांति रथ पर सवार हुए। इस बार मुलायम नहीं, उनके बेटे अखिलेश यादव थे। अखिलेश ने पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली और हरी झंडी दिखाई उनके पिताजी यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ये 12 सितंबर 2011 की समाजवादी क्रांति रथ यात्रा है और रथ भी है, और दूसरी तरफ ये जो कल यानी 12 अक्टूबर 2021 को विजय रथ निकलने वाला है, उसकी ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं। बड़ा एक दिलचस्प तथ्य, इन दोनों तस्वीरों को अगर गौर से देखें तो आपको दिखेगा। अखिलेश यादव 2011 में जब रथ पर 12 सितंबर को सवार होकर निकले थे तो करीब 5 महीने तक उन्होंने रथ यात्रा की और 8500 किलोमीटर वो पूरे प्रदेश में घूमे। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, समाजवादियों का गढ़ जो इलाका है फरक्काबाद, मैनपुरी, इटावा, यहाँ पूरे इलाके में, तब वो कन्नौज के सांसद थे और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को मथा। चाहे वो बागी बलिया हो, चंद्रशेखर की झोपड़ी हो, या फिर पूर्वांचल के और इलाके, मंगल पांडे का इलाका, बलिया जो बात कर रहे हैं, चित्तू पांडे का इलाका, मंगल पांडे का इलाका, बाबू साहब चंद्रशेखर का इलाका, वहाँ से जो बढ़त मिली समाजवादी पार्टी को, तो 223 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गई। हम बात कर रहे थे रथ की। और इस 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के नए नेताजी अखिलेश यादव सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान तमाम तरीके से घर के विवाद, तमाम तरीके से पार्टी में विवाद, और ज़्यादा जो पार्टी डैमेज हुई वो घर के विवाद को लेकर हुई। चचा शिवपाल और जो तमाम नेतागण थे, चाहे वो आजम खां से थोड़ा बहुत टुंड फुंड रही हो या अन्य लोगों से रही हो। लेकिन जो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, जो मैं बार बार वहाँ तक आकर फिर मुझे लौटना पड़ता है कई तथ्य आपको बताने के लिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मंथन में 2 तस्वीरें हैं, 2 रथ हैं।
समाजवादी पार्टी के दो रथ हैं। 12 सितंबर 2011 को जिस समाजवादी क्रांति रथ पर सवार होकर युवा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में निकले थे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनमें अपना भविष्य देख लिया था। उनको लगा था कि ये लड़का भविष्य का नेता है, नए जमाने का लड़का है। अखिलेश यादव तब आईपैड लेकर चल रहे थे, उससे रोड मैप तय कर रहे थे। लोगों को बड़ा आकर्षण था कि ये नया जो युवा नेता है समाजवादी पार्टी का, नई सोच का नेता है, ये आईपैड लेकर चलता है, यानी इसके पास कुछ विजन है निश्चित तौर पर। और जो समाजवादी पार्टी पर कलंक लगता था, या उनके लोगों ने किया भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, जो गुंडागर्दी का एक स्टैंप लगता था, उस स्टैंप को अखिलेश यादव ने इस यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश की कि नहीं, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। जो दो तस्वीरें दिखाई जाएं, मैं उन पर बार बार बोलने तक आता हूं, फिर लौट जाता हूं। हमारे साथी अगर वो दो तस्वीरें दिखाएंगे, और मुझे लगता है फुल स्क्रीन दिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा फ़र्क है। 2012 और 2021 में बहुत बड़ा फ़र्क है। तब जो 2011 में ये जो समाजवादी क्रांति रथ निकला था, इस रथ को जरा गौर से देखिए। एक ये सामान्य साधारण दर्जे की जो बस है, उसमें बना हुआ ये रथ है समाजवादी, और इस पर अखिलेश यादव ने 5 महीने काटे थे। कभी कभी 12-12 घंटे भोजन नहीं मिलता था, कभी कहीं थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया। अखिलेश यादव खुद इस यात्रा के दौरान कहते हैं, क्योंकि कई जगह कई पड़ावों पे मैं इस रथ यात्रा के साथ इसका साक्षी रहा हूं, और कई पड़ावों पे मैं अखिलेश यादव की इस रथ यात्रा में शामिल रहा हूं बतौर पत्रकार। मैंने देखा तो जहां पर वो रुकते थे, अगर दिन धीरे धीरे जब जैसे समय बीतता गया, दिन बड़े होते गए, तो ये दोपहर में भूख लगती थी अखिलेश यादव को। कभी लाई चना, कभी कुछ जो भी मिला, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। ये वाली समाजवादी राजनीति थी। और इस तरीके से इतनी मेहनत, 5 महीने अथक मेहनत करने के बाद यह युवा नेता उत्तर प्रदेश का पहली बार मुख्यमंत्री बना। लेकिन अब 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, समाजवादी पार्टी के नए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, और अब रथ भी बदल गया है। अब जो कल रथ कानपुर से शुरू हो रहा है, जो जिस रथ पर कल अखिलेश यादव सवार होंगे, वो साधारण दर्जे की बस नहीं है। अब समाजवादी पार्टी काफी अपग्रेड हो गई है, और ये जो बस आपको दिख रही, जो रथ दिख रहा है, ये मर्सिडीज वाला रथ है। यानी जिसकी हम लोग गाड़ी की कल्पना करते थे कि आप मर्सिडीज गाड़ी में चलते हो, तो मर्सिडीज बेंज ने ये रथ बनाया है। तो कितना, अगर उस दृष्टि से देखें तो एक साधारण दर्जे की बस से मर्सिडीज रथ तक, मर्सिडीज वाला रथ, मर्सिडीज रथ, इस पर अखिलेश यादव सवार होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मर्सिडीज तक पहुंचने की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। अखिलेश यादव इस यात्रा में निकलेंगे। पिछली बार 2011 में वो लखनऊ से निकले थे, और इस बार उन्होंने चुना है कानपुर को। कानपुर क्रांतिकारियों की धरती, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने यहां क्रांति का बिगुल बजाया था, तभी समाजवादियों ने इसको चुना है। अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो हाथ का पंजा इसी कानपुर नगर की देन है। यहां पर जब इंदिरा जी, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी चुनाव हार गई, तो 1980 में कांग्रेस ने कानपुर में एक बड़ा अधिवेशन किया, कानपुर के फूलबाग, ऐतिहासिक फूलबाग मैदान में। और उस मैदान में यह हुआ कि भाई अब जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है गाय बछड़ा, अब बहुत डिफेम हो गया, बुरी तरह पिट गया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में पिट गई और उनका चुनाव चिन्ह पिट गया। तो एक प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव चिन्ह बदले। कानपुर के तत्कालीन नेता भूधर नारायण मिश्रा, जो 2 बार विधायक भी रहे, उन्होंने कांग्रेस का ये पंजा जो आप आज देख रहे हैं उसका प्रस्ताव किया, और ये पंजा जो कानपुर से ही निकला था। तो कानपुर राजनीतिक दृष्टि से बड़ी उर्वरा भूमि है, और सेंट्रल यूपी का गढ़ है, औद्योगिक क्षेत्र है, राजनीतिक रूप से बहुत ही जागृत शहर है, और हमेशा एक से एक बड़े नेता यहाँ होते रहे हैं। पास में थोड़ी दूर पर यहाँ से फरकाबाद और कन्नौज है, जो समाजवादियों का गढ़ है, और लोहिया जी की कर्मस्थली भी रही है। तो ये कानपुर से इस बार यात्रा का एक नया संदेश और संदेश जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब वो चुनाव में गए, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कानपुर से ही उन्होंने चुनावी अभियान का आगाज किया। यही नहीं, 2014 का जो लोकसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कानपुर से ही किया था। कानपुर इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अखिलेश यादव कल यानी 12 अक्टूबर को समाजवादी रथ यात्रा निकालेंगे। इसका नाम दिया गया है विजय रथ यात्रा। अभी तक क्रांति 2 रथ यात्राओं को हमने देखा है, समाजवादी क्रांति
रथ यात्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2011 में आए। अब ये जो विजय रथ यात्रा है, समर्थन मांग रहे हैं, जीत का समर्थन मांग रहे हैं जनता से। मांगने के लिए अखिलेश यादव कल निकलेंगे, वो कानपुर आएंगे और यहीं से यात्रा का आगाज करेंगे। पूरा पहले जो समाजवादियों का गढ़ है वो पूरे घूमते घामते पश्चिमी से घूमते हुए फिर वो अपना पूरे इलाके में जाएंगे। तो ये एक बड़ा संकेत है। इस रथ यात्रा से पहले लखनऊ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। नई बात क्या है इसमें? हर पुत्र अपने पिता से मिलता है, निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, बड़ा सामान्य बात है पुत्र का पिता से मिलना। लेकिन नहीं, इस मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आप देख रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में ये जो तस्वीर है मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की, इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक संदेश और संकेत देने की कोशिश किया गया कि पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने झंडी दिखाई थी लखनऊ से, और उस झंडी का असर यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी राजनीति आज भी उसको मुलायम सिंह यादव की जरूरत है। अखिलेश यादव लाख बहुत बड़े नेता हो जाएं, लेकिन अगर ट्रस्ट की बात आएगी और टेस्ट की बात आएगी तो लोग अभी भी मुलायम सिंह की बात पर ज्यादा यकीन करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव यकीन के लायक नहीं है, नए जमाने के नेता है, निश्चित तौर पर है। और अखिलेश यादव ने भी ऐसे काम किए कि उन पर जनता यकीन करेगी, करना चाहिए। पिछली बार जो 2017 का चुनाव था उसमें तमाम परिस्थितियां खराब हुई, वो बात अलग की है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। बाकायदे ये एक तरीके से मीडिया इवेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव बाकायदे मुलायम सिंह यादव के पैर छूते नजर आ रहे हैं। कई बार वो 2-3 बार उन्होंने पैर छुए, आप देखेंगे, अगर गौर से देखिए तो 2-3 बार वो पैर छूते नजर आ रहे हैं। बाकायदे समाजवादी पार्टी दोनों पिता और पुत्र लगा, जो टोपी है लाल वाली, योगी आदित्यनाथ इसका बीच बीच में मजाक उड़ाते रहते हैं समाजवादी टोपी का, क्योंकि जब विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोग ये टोपियां लगाकर पहुंचते हैं तो योगी जी तंज कसते हैं और कसते रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर दृश्य देखा जाए तो ये बहुत अद्भुत दृश्य है। आज यात्रा से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव अपने पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं और ये संदेश दिया गया कि नहीं, टाइगर अभी जिंदा है, यानी मुलायम सिंह यादव अभी भी अखिलेश यादव के ही साथ हैं। वो पीठ ठोकते हैं अपने बेटे की और तमाम जो महत्वपूर्ण बातें भी करते हैं। कुछ मुझे लगता है जो अब इसमें इस वीडियो में साउंड है नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ महत्वपूर्ण बातें भी की होंगी नेताजी ने। ये तो ऑन कैमरा है, कुछ ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई होंगी। नेताजी ने कुछ टिप्स, कुछ गुर दिए होंगे। तो ये समाजवादी पार्टी की कल यात्रा शुरू होगी, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल में जो एक सर्वे आया उत्तर प्रदेश का, उसमें समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी वो दूसरी पसंद हैं योगी आदित्यनाथ के बाद, उनके इर्द गिर्द पे कोई दूसरा नहीं, और अच्छे खासे मार्जिन के साथ में लगभग 29% लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। योगी का ये 42 से 44% जो ये पसंद, जो योगी पसंद हैं, तो अखिलेश यादव 29% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के रूप में है। और जो पिछला सर्वे आया था सितंबर में, उसमें जो वोट का परसेंटेज था वो थोड़ा कम दिख रहा था, सीटें कम दिख रही थी समाजवादी पार्टी की, 110-120 के आसपास। इस बार जो प्रेडिक्शन किया गया है सर्वे करने वाली टीमों ने, सर्वे करने वाली कंपनी ने ये बताया, सी वोटर का सर्वे है, वो बताया है कि अखिलेश यादव 138-140 के आसपास जाकर टिक रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 250-255 इसके आसपास अभी आज की डेट में अगर चुनाव हो तो ऐसा कुछ संकेत बनेगा। अन्य दल अभी बहुत दूर हैं। मुख्य मुकाबला अगर दिख रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई आता नजर आ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। अब जो हमारा मंथन का मुख्य मुद्दा, जो मंथन का जो मुखड़ा है जिसको हम कहते हैं, वो है कि क्या अखिलेश यादव की राह में कांटे हैं, क्योंकि परिस्थिति 2012 से इस बार भिन्न है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का उदय तब नहीं हुआ था बतौर मुख्यमंत्री और बतौर उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता। पूर्वांचल के वो नेता थे, स्टार प्रचारक थे, लेकिन इतना मुखर, इतना उस तरीके से एक चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं थे। और एक हार्ड हिंदुत्व का चेहरा वो थे, लेकिन जिस तरीके से एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो बिल्कुल नहीं थे।
और ना ही वो प्रोजेक्टेड या प्रोडिक्टेड मुख्यमंत्री भी थे, नहीं थे बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का उदय 2014 में हुआ, तो मोदी फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो तब नरेंद्र मोदी भी फैक्टर नहीं थे। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के वोटों में इजाफा हुआ है। आप 14 में देखें तो अच्छे खासे उनको वोट मिले थे, 17 में वो और बढ़ गए, और 2% आप देखेंगे तो 19 में और बढ़ गए। तो इस तरीके से 40-42-44% वोट बीजेपी के पास इन चुनाव में रहा है, चाहे 14 हो, 17 हो, या आप ये देखेंगे कि 2019 का चुनाव हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की राह में कांटे हैं, तो हमने जिक्र किया योगी का उदय हो गया है जबरदस्त तरीके से, मोदी छा गए हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही। ये अपने आप में अखिलेश यादव की रथ यात्रा के राह में बड़े कांटे हैं। कांटे इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल कांटे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की कोई दुश्मनी है। अपने अपने तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो दूसरे दल का रथ रोकने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो उन अखिलेश यादव को अपने घर से ही मिल रही हैं। अब पता नहीं घर के रिश्ते कितने बचे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते अभी तक बार बार कहने के बाद भी अभी पॉलिटिकल रिश्ते कायम नहीं हो पाए। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें 5 गांव ही दे दो, यानी वो अपने आप को पांडव सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत संतुष्ट रहा। इटावा में एक सभा में उन्होंने ये बातें कही कि भाई कम से कम आप दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अध्यक्ष भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए, तमाम पदों पर रह लिए, हमारी कोई इच्छा वक्षा है नहीं। अब हम कोई बहुत, मेरे अंदर लिप्सा नहीं है कि मुझे अब कुछ चाहिए, मेरे लोगों को एडजस्ट कर लो। 5 गांव से उनका तात्पर्य है कि जो 2-4 लोग हैं जिनकी इज्जत बची रहे। लेकिन शिवपाल कह रहे हैं कि अखिलेश ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं ना फ़ोन उठा रहे हैं। 12 अक्टूबर को ही शिवपाल यादव भी मथुरा से एक रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं। मथुरा से जैसे जैसे वो इटावा की तरफ बढ़ेंगे, ब्रज क्षेत्र से जैसे ही वो आप मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे जो समाजवादियों का गढ़ रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव की जो रथ यात्रा है ना, उसकी राह में कांटे उगते नजर आएंगे आपको निश्चित तौर पर, क्योंकि शिवपाल ने बड़ी मेहनत की इस इलाके में और उनको लोग जानते हैं। ठीक है, भले ही वो बहुत बड़ा परसेंटेज उनके पास वोट का नहीं, लेकिन कम से कम जो भी वोट बैंक उनके पास है वो कहीं ना कहीं एक स्विंग देने के लिए काफ़ी है। ये बात शिवपाल यादव की हुई। अब बात कर लेते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जो चंक है वोट का, वो मुसलमानों का है। ओबीसी तो है ही, मुसलमानों का वोट बैंक है। उसमें लगातार ओबीसी उस पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से लखीमपुर कांड के बाद ओबीसी लगातार अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा करें। उनको पता है कि जो बड़ा स्लाइस है ना, 19-20% जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, वो 12 से 13%, 14% अखिलेश यादव ले जाते हैं उसमें। तो ओवैसी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसमें कुछ स्लाइस करेंगे तो अखिलेश यादव बिलबिलाएंगे, उनको नुकसान होगा। इस बीच एक अलग तरीके का परसेप्शन राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गया है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को इसीलिए सेफ पैसेज दिया जा रहा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। लखीमपुर कांड में जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक दिखी, शायद अखिलेश यादव उतना आक्रामक दिखे नहीं। गए जरूर वो, लेकिन जितने आक्रामक उनको दिखना चाहिए था मुख्य विपक्षी दल, वो आक्रामक नहीं दिखे। कांग्रेस ने जबरदस्त घेराबंदी की। राजनीति को अलग तरीके से देखने वाले लोग कहते हैं कि कांग्रेस को एक पैसेज दिया गया ताकि अगर जो आधार वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उसमें कांग्रेस कुछ बंटवारा करने में सफल रही तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। प्रियंका ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हुंकार भरी और सीधे मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका को सुनिए पहले। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते।
दुनिया के कोने कोने। आपने देखा कि किस तरीके से वो आक्रमण कर रहे हैं कि भाई लखनऊ में आप आ सकते हैं, अपनी सरकार का प्रदर्शन देख सकते हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज़ादी किसने दी? किसानों ने आज़ादी दी। इनके बेटे सीमा पर हमें सुरक्षित रखते हैं। ये सब तमाम लखीमपुर कांड को, ये चीज़ें लखीमपुर कांड को लेकर ये आक्रमण किया। इससे भारतीय जनता पार्टी जो पूरा लखीमपुर कांड है ना, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इसीलिए तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उसे रफू करने की कोशिश की है। उनको भी सुनिए। और बरसते पानी में पांव के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों। और कश्मीर के धरती से कहते हैं, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। स्वतंत्र देव बहुत साफ साफ कह रहे हैं, स्वतंत्र देव बहुत साफ साफ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जो डैमेज हुआ है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति का मतलब लूटना नहीं है, और राजनीति का ये भी मतलब नहीं कि आप लपलपाती फॉर्च्यूनर से लोगों को रौंद दें, कुचल दें। साफ इशारा है टेनी महाराज की तरफ। नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर उन्होंने परोक्ष रूप से हमला किया है। ये बताने की कोशिश की है कि पार्टी के अंदर टेनी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का यूनिट तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रही। किसानों को लेकर प्रियंका गांधी ने भी महत्वपूर्ण बात कही, सुनिए उनको। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से आक्रमण किया प्रियंका गांधी ने। स्वतंत्र देव ने रफू करने की कोशिश की। लेकिन जो हम मुख्य मुद्दा जो हमारा है ना मंथन का, वो है कि अखिलेश ये समाजवादियों की राह में कांटे कितने हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई सबसे मजबूत पार्टी नजर आ रही तो समाजवादी पार्टी है। अब ये थोड़ा सा डाइवर्जन है, चाहे प्रियंका गांधी के रूप में ले लीजिए, चाहे आप ओवैसी के रूप में ले लीजिए। इस तरीके के जो छोटे छोटे चंक हैं, अगर छोटा डैमेज किया तो ये फिर ये कांटे हैं, ये थोड़े चुभते जाएंगे, दिक्कत करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा।
दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हम बात कर रहे हैं रथ की राह में कांटे। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा कल निकल रही है 12 अक्टूबर को, विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव लेकर एक बार फिर अपना पताका लेकर उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। क्या इस रथ यात्रा की राह में कितने कांटे हैं, जो हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुलायम सिंह से लेकर और तमाम बड़े नेताओं को आपने देखा है, तमाम लोगों को कवर किया है और तमाम लोगों की राजनीति का बहुत विश्लेषण भी किया है आपने। अगर जो पहले की 2001 की रथ यात्रा देखें, मुलायम सिंह की क्रांति रथ यात्रा 1, 2011 की बात करें अखिलेश यादव की क्रांति रथ यात्रा 2 और अब विजय रथ यात्रा, गंगा में कितना पानी आया, कितना चला गया, जरा राजनीतिक शब्दों में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब मुलायम सिंह जी की रथ यात्रा शुरू हुई जी, वो रथ यात्रा एक साधारण कार यात्रा से रथ यात्रा में परिवर्तित यात्रा थी, क्योंकि उसके पहले उन्होंने एक बहुत लंबा पीरियड, कई वर्ष तक एक घटिया से एम्बेसडर कार उनके पास होती थी जी, और मैं भी कई बार उनके साथ होता था जी जी, और वो इतने उसमें जर्क लगते थे कि मैं उनसे कहता, भाई नेताजी कुछ बढ़िया गाड़ी की तो व्यवस्था ठीक कर लो, कहाँ ये उबड़ खाबड़ में लिए हमको घूमते रहते हैं जी। और वो उस समय वो रफ भी थे। मैं ये बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे राजनीति बनती जी। क्या करते थे कि रोज एक पूरी और अचार जी। तो आप कानपुर से बोल रहे हैं तो कानपुर में एक किल्हा अचार होता है बड़ा आम वाला, जी जी, वो पूरी लेकर के चलते थे जी। अच्छा, वो जाहिर है नेता वही खा रहा तो अच्छा नहीं लगता कि हम कुछ घर से अपने ले जाए जी। तो एक दिन हमने कहा भाई ऐसा है कि हम उस दिन अपना खाना ले गए जी। तो कुछ हमसे ज्यादा शुरू से ही लगाव था तो फोन कर देते कि नहीं 3-4 दिन तो हमारे साथ है ना, फिर अपना तो ठीक है आप इससे ड्यूटी लगवा लेते थे। तो कहा अरे देसी घी की पूड़ी है, तो हमने कहा आपका जो लीवर हो देसी घी की पूड़ी रोज हजम करने लायक हमारा नहीं, इसलिए आप हमको देसी घी पूड़ी रोज ना खिलाए, हम रोज पूड़ी और अचार खा भी नहीं पाएंगे जी। और वो वर्चुअली बदला ऐसी होती थी कि सुबह शाम तो हम लोग थक जाते थे और वो मोहल्ले मोहल्ले पर कहीं कहीं खेत में रुक गए, सड़क पर रोक देते थे गाड़ी जी, एकदम सुनसान गांव में, और वहीं बैठे अपना चारपाई गांव वाले ले आए, वहीं बैठ करके बात करते थे। वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई जो बाद में रथ यात्रा में बन जी। एक और यात्रा थी अखिलेश जी को, उन्होंने मेहनत की, उसमें कोई दो राय नहीं। तो जब पढ़ने के बाद जब राजनीति में आए तो नेताजी उनको पूरी ट्रेनिंग दी, जैसा होता है सब पॉलिटिकल व्यवहार में।
देखिए बहुत सी चीजें उनको, जिसको कहते हैं कि तस्तरी में परस के मिली, तो सत्ता तो मिली ही, जी तो इनकी रथ यात्रा को हम उस रथ यात्रा से चैलेंज नहीं कर सकते। जी लेकिन अब पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। जी तो आपको याद होगा जो जब 12 में ये लोग जीते थे, जी जी उस समय जब 11 में रथ यात्रा निकली, तो अखिलेश यादव ने इसको मॉडर्नाइज रथ यात्रा का रूप दिया, जी जी और वो एक बड़ा भारी वो टैबलेट लेके साथ चलते थे। जी 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 अब उसी पर दिखाते रहते थे लोगों को कि ये किया, ये फेसबुक है, ये वो है। तो वो तो भाई लेटेस्ट हाँ, मतलब समाजवादी पार्टी को वो सोशल मीडिया पर पहली बार लाए, मतलब जो एक तरीके से उस डिजिटलाइजेशन या सोशल मीडिया पर पहली बार वो लाए, और इसका प्रदर्शन भी करते रहे। हाँ, और जहाँ नेताजी तो उसके थे ही नहीं जी, और ना उन्होंने कभी, तो उन्होंने, उनका तो ये रहा कि नहीं, हम जो हैं पुराने स्तर पर वही रहेंगे। जी अखिलेश ने उसको नई समय के हिसाब से नई राजनीति भी शुरू की, नई टेक्नोलॉजी भी लाई, और एक युवकों की टीम धीरे धीरे बनाई गई। और जो 5 साल चला उनका पूरा रथ जो चला, उसी समय आपको याद होगा जब चुनाव परिणाम बाद में आए हैं, जी चुनाव परिणाम आने के पहले ही एक माहौल था, और ये भी नेपथ्य में कहीं आसमान पर लिखा हुआ था कि अगर जीत जाएगी समाजवादी पार्टी तो नेताजी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी जी और मुझे याद है शायद 6 मार्च का दिन था वो, जी जी तो जी मैं भी बधाई देने गया हुआ था। तो वहां लोग घेर करके अपना उनकी चर्चा कर रहे थे कि हाँ ठीक है, बनना चाहिए, ये है वो। दूसरा एक मैं बिल्कुल कहना चाहता, क्योंकि आपने राह में कांटों की बात की, तो मैं उन कांटों पर आने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता जी हूं। जी देखिए, मुलायम सिंह यादव का परिवार इस देश का, या हम कहें पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार है, जी और सफल पॉलिटिकल परिवार। और जहां लोग ये नहीं कि कोई नॉमिनेशन से आए हुए सत्ता में, उन्होंने जमीनी चुनाव जिला परिषद से लेकर के जीते, एमएलए भी जीता, एमपी भी जीता, और मंत्री बने। और मेरे ख्याल है सब पूरा कुनबा मिला दें तो 150-200 लोगों से कम का कुनबा नहीं हाँ, है, निश्चित जिससे तौर 50 पर, निश्चित तौर साल पर इतने लोग हैं। हम ही जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा। जी आज वो कुनबा 17 में ही बिखर गए। जी जी बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है सुरेंद्र जी, बहुत अहम बात है। और उस जो कुनबा बिखरा, उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। देखिए होता क्या है, जैसे आप एक कुनबे के सहारे, कुनबा है, बाकी लोग भी, ऐसा नहीं कि खाली कुनबे से राजनीति हो रही है, तो जो लोगों में पारिवारिक टच मिला, लोग ये कहते थे कि भाई आदमी कितना भी बड़ा हो गया, लेकिन देखिए परिवार के लोगों को, गांव घर के लोगों को भूलता नहीं। जी बिल्कुल। मुझे याद है जब रक्षा मंत्री भी थे, तो कभी कभार मिलने गए तो देखा, पता चला कि नेताजी इटावा गए हुए। तो हमने कहा कि ऐसा लगता है कि अगर आप किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भी इटावा जरूर जाएंगे। बहुत बहुत अहम 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 बात है, बड़ी ढेर सारी यादें हैं आपकी, बहुत आप क्लोज रहे हैं मुलायम सिंह जी के, बहुत सी यादें हैं, बहुत सी यादें हैं सुरेंद्र जी, बहुत रही। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब जैसे आपने कहा ना कि नेताजी निकले एक एम्बेसडर से, फिर रथ यात्रा का रूप लिया। अखिलेश यादव 2011 में टैबलेट लेकर आए, लेकिन बस में चले, बस में एक साधारण बस हमें दिख रही थी, साधारण बस थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी कोच रही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो 2021 के रथ यात्रा जो शुरू होगी 12 अक्टूबर यानी कल से, वो मर्सिडीज बेंज है, जो बस है वो मर्सिडीज बेंज वाली बस है, और नए जमाने के नेताजी हैं। मेरा जो सवाल ये है, बहुत बहुत कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहते हैं, मेरा ये सवाल है कि राजनीतिक कांटे कितने हैं उनको, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उदय हो चुका है, योगी आदित्यनाथ प्रचंड हैं, प्रचंड रूप से उत्तर प्रदेश में की सत्ता में काबिज हैं और बहुत अटैकिंग नेता हैं। तो 2011 या 2012 जैसी राजनीतिक परिस्थितियां नहीं हैं, ओवैसी भी वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
तमाम कांग्रेस का भी थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट दिख रहा है लखीमपुर के बाद। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं इन पर जरा आप एक जो पिन पॉइंटेड चीजें हैं वो दर्शकों को बताइए बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं आपको थोड़े शब्दों में बता दूं। एक जो कांटा उनका अपना पारिवारिक है जी, वो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन वो कांटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने आंगन में कोई युद्ध करते हैं तो बाहर जो घर के बाहर खड़ा उससे युद्ध करने में दिक्कत होती है। अब वो जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन शिवपाल जी और इनमें अखिलेश में कल शिवपाल जी भी यात्रा लेकर निकल रहे हैं मथुरा से कल ही। हाँ, यस। तो वो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि इंतजार 11 तक करेंगे, नहीं तो हम 9 को ही शायद कह दिया था जी, वरना हम भी निकलेंगे। तो उनको भी ये वो चाहते कि हमें मान सम्मान मिल जाए, बाकी सब ठीक है। अब इनकी क्या परिस्थितियां, वो उनका अपना घरेलू मामला, हमने कभी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की, बट इससे नुकसान होगा। और पिछली बार तो आप समझिए इनके नुकसान में एक बड़ा भारी पॉइंट था जी, कि सार्वजनिक रूप से ये चाचा भतीजे लड़ जाते थे, कभी दूसरे चाचा भी केंद्र बुंद में आ जाते थे और ये विवाद होता था और पब्लिक में मैसेज गया कि यार ये लोग घर में अपने 4 लोगों को बीच में एकता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक बात, तो हमारी क्या एकता करें। ठीक बात, इस बार वो माहौल तो नहीं है जी, लेकिन है। शिवपाल जी उनके लिए एक समस्या है, अब वो कैसे निपटेंगे वो अखिलेश जाने। चलिए बहुत आगे बहुत बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने तमाम पॉलिटिकल कांटों की बात की, लेकिन जो एक घर में कांटा है वो बहुत अभी मुश्किल कर सकता है अखिलेश यादव के लिए। और आप बड़े अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, आप पूरे देश को आपने देखा है और समाजवादी परिवार को बहुत करीब से देखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर वाले कांटों के बजाय तो घर वाला कांटा ज़्यादा चुभेगा, ऐसा लगता है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी, जो समाजवादी परिवार से बेहद करीब रहे हैं बतौर पत्रकार, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि भाई घर वाला कांटा। शिवपाल जी भी कल एक लेकर यात्रा निकल रहे हैं मथुरा से। अब ये 2 यात्राएं कहाँ टकराती हैं, कहीं समाजवादी लैंड है उनमें आमने सामने होती हैं, क्या होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वास्तव में जो घर वाला कांटा है ना, सुरेंद्र जी ने बहुत पते की बात कह दी कि ये जो घर वाला कांटा है ना, ये ज़्यादा चुभने वाला है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो दाएं बाएं के कांटों का तो तोड़ निकल आएगा, लेकिन घर वाला कांटा अगर गहरा लग गया ना तो मुश्किल होगी। खैर देखा जाएगा। चलते चलते सेगमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र आपको दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पंजाब का एक ऐसा चित्र है जो एक प्रेरणा देता है। देश के करोड़ों करोड़ जनता के लिए ये प्रेरक चित्र है। और राजनीतिक लोग हैं जो अपने बेटे और बेटियों की शादी में बेतहाशा पैसा बढ़ाते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है जो अरबों खरबों रुपए अपने पुत्री और पुत्रियों की शादी में पानी की तरह उड़ा देते हैं, जबकि देश में लोग भूखों मर रहे हैं। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं कोरोना काल के बाद। महंगाई चरम पर है, गैस का सिलेंडर हाथ से बाहर चला गया है, बिजली का संकट है, पानी है नहीं, दवा है नहीं, बहुत हालत खराब है, नौकरियां है नहीं, तमाम नौकरियां छिन गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए और भयानक बिजली का संकट। हमारे साथी जो पीड़ित भी हैं इससे, और हम सब पीड़ित हैं, वो हमें कान में कह रहे हैं कि सर बिजली का भी संकट। कहा भैया, हमने कोयले की बात हमने की, कोयले से बिजली बन रही। ज़्यादातर जो हमारे पावर जनरेशन सेंटर हैं वो कोयले पे डिपेंड है। और जो ऊर्जा वाले मंत्री हैं ना, पावर वाले मंत्री, पावरफुल मंत्री आर.के. सिंह, अगर उनसे कोई पत्रकार सवाल पूछता है ना तो वो चिनक जाते हैं, भिनभिनाने लगते हैं, कहते कहाँ से खबरें ले आते हैं, पत्रकारों पे उल्टे सवाल करने लगते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बेटे की शादी एक नज़ीर है। देखिए, ये चन्नी का बेटा और उनकी बहू है, और एक गुरुद्वारा है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये चन्नी साहब हैं, चन्नी का साहब का बेटा है। और बगल की एक तस्वीर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, दूर जो एक पिंक पगड़ी लगाए बैठे हैं ज़मीन पर, ये चन्नी है और उनका पूरा परिवार है।
उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं। ये तस्वीर आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि उन राजनेताओं के लिए उनके मुंह पर तमाचा है, जो जनता की गाढ़ी कमाई अपनी जेब में डालकर फिर उसे ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा उड़ाते हैं कि बस पूछिए मत। उन उद्योगपतियों के लिए भी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी एक नजीर हैं। एक रिक्शे वाले का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, जो उनकी चन्नी ने खुद कहा शपथ लेने के बाद कि मेरी मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। दलित समुदाय से आते हैं पंजाब के, लेकिन काम ऐसा कर दिखाया, ऐसी एक नजीर दी पूरे पंजाब को, पूरे देश को, कि अगर इस पर सारे नेता, सारे बड़े लोग, जो भी सक्षम लोग हैं, जो पैसा दहेज के नाम पर उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी शादियां, बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े पंडाल खाने पीने में बहाते हैं, लोग एक एक रोटी को मर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर खाना बर्बाद होता है, कुत्ते भी नहीं खाते, इतना ज़्यादा खाना बर्बाद होता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि भैया चेत जाओ, बर्बादी मत करो। अगर जो भी आपने संकल्प किया है जरूरतमंदों में बांट दो। चन्नी का ये प्रयास वास्तव में बहुत बड़ी नज़ीर है। एक साधारण से एक गुरुद्वारे में जाके उन्होंने अपने बेटे की शादी की और गुरुद्वारे का लंगर ही सबको छका दिया। इससे पवित्र क्या हो सकता है? गुरु ग्रंथ साहब का आशीर्वाद, गुरु नानक का आशीर्वाद, गुरु गोविंद सिंह देव का आशीर्वाद, और एक साधारण जीवन जीवन जो आनंद है ना, वो है नहीं कहीं। ठीक है, कुछ लोग तरह तरह की टिप्पणी भी कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हिम्मत चाहिए। राजनीति भी त्याग मांगती है, सार्वजनिक जीवन भी त्याग मांगता है। ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार हैं, बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं तो हमें फिजूल खर्ची का लाइसेंस मिल गया ना। हम भी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं, हमें जो हमारा कर्तव्य है ना, वो भी त्याग मांगता है। तो ये तस्वीर प्रेरक तस्वीर है, और इससे कम से कम जो लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत फिजूल खर्ची करते हैं, उनको कम से कम सोचना जरूर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।